नमस्कार साथियों। आज के इस अंक में मैं बात करना चाहता हूं भाषा की, विशेषकर राष्ट्रीय भाषा की। मेरा ये मानना है कि राष्ट्रभाषा जो है वो उस देश में रहने वाले समाज की, हर व्यक्ति की और देश की संस्कृति की पहचान है। और जिस देश के अंदर भाषा विलुप्त हो जाती है, उसकी अपनी जो भाषा वो विलुप्त हो जाती है, वो देश निश्चित ही पतन की तरफ बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी संस्कृति को भूल जाता है और अपने जो है पुराने गौरव को भूल जाता है। आप ये देखिए, उदाहरण देना चाहूंगा इजराइल का। इजराइल जब 1948 के अंदर अस्तित्व में आया, आप जानते हैं पहले फिलिस्तीन का के अंदर ही ये था, तो उसने उसी वक्त अपनी 3000 साल पुरानी भाषा हिब्रू को अपग्रेड किया और उसको जो है आज की डेट में उसको इब्रानी कहा जाता है और उस भाषा को अपनाया। इसी तरह तुर्की है। 1277 के अंदर वहां ये विचार किया गया कि हमें अपनी माफ करना, हमें अपनी भाषा को जो है आधिकारिक रूप से आधिकारिक भाषा बनाना है देश का। और उसी साल उन्होंने उसके शब्दकोश को विकास करने के लिए शब्दकोश परिषद बना दी और 1928 में उन्होंने उसको तुर्की भाषा को पूर्ण रूप से आधिकारिक भाषा के रूप में अपना लिया। भाषा के महत्व को जानने के लिए मैं आपको फ्रेंच वालों के बारे में बताना चाहता हूं और एक सत्य कथा बताना चाहता हूं। एक प्रखट पंडित हुए हैं जिनका नाम था डॉक्टर रघुवीर। उनका फ्रांस आना जाना रहता था और फ्रांस में एक राज परिवार के राजवंश के एक परिवार के घर वो ठहरा करते थे और वहीं ज्यादातर वो रुकते थे। वहां पे एक छोटी बच्ची थी जो उनसे बड़ा लगाव रखती थी और उनके हर चीज का ध्यान भी रखती थी। एक दिन एक लेटर हिंदुस्तान से जो है डॉक्टर साहब के वहां जाता है, तो उस बच्ची को अंदर एक उत्सुकता पैदा होती है कि मैं देखूं कि इनके देश की भाषा कैसी है, उसकी लिपि कैसी है। तो वो उनको डॉक्टर रघुवीर जी को जिद करती है कि मैं लिफाफा खोल के दिखाइए। वो उसको टालने की कोशिश करते हैं, इन्हों कहती नहीं अंकल मुझे दिखाओ। और फिर वो जब लिफाफा खोल के देखती है तो देखती है उसके अंदर अंग्रेजी में लिखा होता है। उस लड़की का मुंह लटक जाता है और कहती है ये तो अंग्रेजी भाषा है, क्या आपके देश की कोई भाषा नहीं? डॉक्टर रघुवीर के पास कोई जवाब नहीं। वो लड़की यही बात जाके अपनी मां को बताती है। हमेशा की तरह दोपहर में लंच के वक्त डाइनिंग टेबल पर सब इकट्ठा होते हैं, लेकिन उस दिन डॉक्टर रघुवीर को वो हमेशा वाला उत्साह नहीं दिखता। और उस घर की गृह स्वामिनी कहती है कि डॉक्टर साहब अब आप अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो, क्योंकि मेरा मानना है जिसकी अपनी भाषा नहीं है उसका कोई कदर नहीं है। और फ्रेंच में ऐसे लोगों को बर्बर कहा जाता है। कहते डॉक्टर साहब आपको मैं एक बात बताती हूं, मेरी मां एक ड्यूक करना थी। लॉरेन प्रदेश जो है वो
प्रथम विश्व युद्ध से पहले जर्मन के अधीन था। मेरी माँ उस वक्त 11 वर्ष की थी, बहुत सुंदर थी और वहां के सर्वश्रेष्ठ जो कॉन्वेंट था वहां पढ़ती थी। एक दिन जर्मन की जो है रानी कह दो, सम्राज्ञी कह दो, वो वहां आती हैं और वो सम्राज्ञी होती कैथरीन, वो वहां आती हैं और उनके स्कूल में कॉन्वेंट में भी जाती हैं। खेल कूद और नाटक प्रतियोगिता होने के बाद वो रानी कैथरीन बोलती हैं कि भाई ये बताइए, आप बच्चों में से किसी को जर्मन भाषा का, जर्मन का राष्ट्रगान जर्मनी में आता है? ज्यादातर बच्चों को अच्छे उच्चारण के साथ नहीं आता है, लेकिन मेरी माँ जो है उसने वो जर्मन का राष्ट्रगान गाया और जर्मन में सही उच्चारण के साथ गाया। सम्राज्ञी बहुत खुश हो गई और उसने कहा, बच्ची माँ क्या मांगना चाहती है? तो गृह स्वामिनी बताती है कि मेरी माँ चुप रहती है। बहुत आग्रह करने पे, जो बहुत आग्रह किया जाता है, तो मेरी माँ कहती है कि मैं जो मांगूंगी वो आप दे देंगी? तो कहती है, मैं इस देश की सम्राज्ञी हूं, रानी हूं, मेरा वचन जो है कभी झूठा नहीं होता, मांग लो जो तुम मांगो। तो कहते मेरी माँ ने कहा कि आप इस सारे प्रदेश का जो काम है वो जर्मन की जगह फ्रेंच भाषा में कर लो। रानी आश्चर्यचकित हो जाती है और फिर गुस्से से लाल हो जाती है। वो कहते लड़की, नेपोलियन ने जर्मन सेना पे इतना बड़ा प्रहार नहीं किया था जितना जो है प्रहार तूने किया है। जो जर्मन ने बाहुबल से जीता, अपने बाहुबल से, उसको तूने अपनी वाणी से उसको हरा दिया। मैं क्योंकि सम्राज्ञी हूं, रानी हूं, तो मैं जो है, मेरा वचन तो झूठा नहीं जा सकता। और लेकिन मुझे ये कहते हुए कोई दुख नहीं है कि महान जर्मन की इस रानी को तू जैसी छोटी बच्ची ने हरा दिया। आज से यहाँ की लॉरेन प्रदेश की भाषा वापस फ्रेंच की होगी और इसमें कोई दो राय नहीं कि थोड़े दिनों में जो भाग हमने जर्मन ने अपने बाहुबल से जीता था वो भी आजाद हो जाएगा। और कुछ समय बाद वो आजाद भी हुआ। तो गृह स्वामिनी बोली, डॉक्टर साहब आप समझ गए होंगे मैं किस मां की बेटी। फ्रेंच के अंदर भाषा प्रेम और राष्ट्र प्रेम में कोई अंतर नहीं समझते, इसलिए भाषा प्रेम जो है वो बहुत बहुत आवश्यक है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए 1858 में जो है इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया और उसकी ड्राफ्टिंग किसने की? लॉर्ड मैकलू ने। और ये सीधा ही नहीं हो गया, उसके बाद इन्होंने सर्वे करवाया और दो अधिकारी, एक थे मिस्टर G.W. लिटनर और दूसरे थे थॉमस मुनरो। इन दोनों को सर्वे सौंपा। लिटनर जो है उन्होंने नॉर्थ इंडिया का किया और मुनरो ने साउथ इंडिया का। लिटनर ने बताया कि वहां की साक्षरता 97% है और मुनरो के वहां पे साउथ में उसने बताया 100% जो है साक्षरता है। मैकलो को यह मानना था अगर भारत को
हमेशा के लिए गुलाम बना के रखना है, तो उसकी देसी और सांस्कृतिक शिक्षा का जो है पतन करना आवश्यक है। जब इसका पतन हो जाएगा तभी हम वास्तव में भारत को गुलाम बना के रखेंगे। 1850 तक भारत के अंदर 7,32,000 गुरुकुल थे और गांव थे 7,50,000। तो सबसे पहला काम क्या किया इन लोगों ने? गुरुकुलों को समाप्त कर दिया, संस्कृत भाषा को बैन कर दिया और अंग्रेजी भाषा चालू कर दी, कानून बना दिया अंग्रेजी भाषा के। और गुरुकुल वगैरह कोई रखता था तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती थी। सबसे पहले कॉन्वेंट स्कूल बना कलकत्ता में, उस वक्त उसको फ्री स्कूल कहते थे। जो हमारे गुरुकुल थे वहां पे आज के हिसाब से हायर लर्निंग एजुकेशन थी, 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, 18 सब्जेक्ट। इसलिए जो है उन गुरुकुल को उन्होंने खत्म किया और धीरे धीरे इन्होंने जो है ये अपनी अंग्रेजी हम पे थोप दी। अंग्रेजी शिक्षा का जो असर था वो ये हुआ कि हमारे लोगों में ये अपनी परंपरा हम भूलते चले गए। मैकॉले ने अपने पिता को लिखा, मैं जो कॉन्वेंट शुरू किए हैं इससे जो बच्चे निकलेंगे वो शरीर से हिंदुस्तानी होंगे लेकिन उनकी आत्मा अंग्रेज होगी। वो अपने गौरवपूर्ण इतिहास को, संस्कृति को भूल चुके होंगे और वो दिमाग से अंग्रेज रहेंगे और हमेशा हमारे अंग्रेज के हिसाब से गुलाम रहेंगे। लोग कहते हैं कि अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है जी, इसलिए अंग्रेजी तो बहुत जरूरी है। मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं, भाषा का सबको ज्ञान होना चाहिए, लेकिन मातृभाषा, हमारी अपनी मातृभाषा, उसका सबसे बड़ा सम्मान होना चाहिए। तो लोग कहते हैं अंग्रेजी जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे हो सकती है? कुल 240 देश हैं दुनिया में, सिर्फ 11 देश के अंदर अंग्रेजी बोली जाती है, केवल 11 देश जहां पर अंग्रेजी बोली जाती है। इनकी बाइबल अंग्रेजी में नहीं थी, ईसा मसीह अंग्रेजी नहीं बोलते थे, उनकी भाषा थी अरमेक, अंग्रेजी नहीं थी। और यूएन की भाषा भी अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी है, फ्रेंच भी है। हमें 1947 में आजादी मिली तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यह सोचा कि हमारी राष्ट्रभाषा भी होनी चाहिए और उन्होंने अपने जो है संविधान सभा के सदस्यों से इस मामले में विचार किया और उस विचार के अंदर श्री अन्नादुरै जो दक्षिण भारत से आते थे, हालांकि कम्युनिस्ट थे, उन्होंने कहा हमारी जो है राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए। संविधान सभा के भी सारे सदस्य सहमत थे और खुश भी हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमारा जो पुरातन जो संस्कृति है उसका विस्तार। लेकिन नेहरू जी उस वक्त तक सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले चुके थे। उन्होंने कहा नहीं, संस्कृत एक पुरानी भाषा है और अनुपयोगी भाषा है, इसको राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते। कहां तो एक तरफ इजराइल, तुर्की जैसे समझदार देशों ने अपनी पुरानी भाषाओं को पुनर्जीवित किया और कहां ये हिंदुस्तानी मैकॉले, इसने हमारी जो संस्कृति है उसको नहीं उठाने देने के लिए
मना कर दिया। नेहरू जी हिंदू थे या सुन्नी मुसलमान थे, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन इस पे बहस नहीं हो सकती कि उनको सनातन संस्कृति से कोई प्यार नहीं था, हिंदुस्तान की संस्कृति से कोई प्यार नहीं था। वो पाश्चात्य रंग में रंगे हुए थे। उन्होंने कभी भी जो है हिंदू संस्कृति को जो सम्मान नहीं दिया, हमेशा इन भावना से उन्होंने देखा, और उसके कारण से हमारी जो राष्ट्रभाषा संस्कृत बनते बनते रह गई। आज भी इसी के कारण से आज भी हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं, सिर्फ हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। आज आप देखिए, संस्कृत तो छोड़ दो, हिंदी को भी कोई सम्मान नहीं। आज जो मैकोले कहते थे ना, वो सही हो रहा है कि बच्चे शरीर से तो हिंदुस्तानी लिखेंगे, लेकिन दिमाग से अंग्रेज हो जाएंगे। आज अगर कोई हिंदी बोलता तो उसको कम पढ़ा लिखा मानते हैं, और अंग्रेजी के 4 अक्षर बोलता तो उसको ज्ञानी मानते हैं। यानी कि भाषा जो है, भाषा ज्ञान आपके ज्ञान का पैमाना हो गया। इतने निर्लज लोग हो गए हैं हम कि अंग्रेजी बोल के गर्व महसूस करते हैं, और हिंदी भी बोलते हैं तो उसके बीच में अंग्रेजी शब्द बट बीच में जान लेकिन बोलना है, बट यू नो एंड, मतलब वो शब्द इस्तेमाल करके हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते। बॉलीवुड को ले लो, उसने हिंदी की जितना अपमान किया है किसी ने नहीं किया होगा। लोग कोई शुद्ध हिंदी बोलता तो कॉमेडियन बन जाता है। हमारी अदालतें, नीचे की अदालतों में उर्दू चलेगी, थोड़ी ऊपर की अदालतें हाईकोर्ट वगैरह में आ जाए अंग्रेजी चलेगी। कानून और आज्ञा का हिंदी में भी सुनेंगे तो जो मिलोड है, आप उनको श्रीमान कह दो या महोदय कह दो तो उनको बुरा लगता है, और हिंदी में बहस करता कोई वकील तो उसको कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं देते। ये हमारा माइंडसेट हुआ है ओनली ड्यू टू रॉन्ग डिसीजन टेकन बाय नेहरू। देखो मैं बोला ना अंग्रेजी बीच में, ये हमारी आदत पड़ गई। एक गलत निर्णय ने हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी सोच, इस सब को तबाह कर दिया। एक भाषा प्रेमी राष्ट्र प्रेमी होता है। एक तरफ नेहरू जी, मॉडर्न मैकोले को देखा आपने। अब आपको मैं बताता हूं, यूएन में सबसे पहले हिंदी में संबोधन किसने दिया, भाषण किसने दिया? स्वर्गीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब वो विदेश मंत्री थे 1977 में, मोदी जी के आने के बाद तो उसमें बहुत उन्होंने हिंदी में भाषण दिए, ज्यादातर हिंदी में दिए। लेकिन कई बेवकूफ लोग ये भी कहते हैं अनपढ़ प्रधानमंत्री है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी मैकोले बैठा हुआ है, नेहरू बैठा हुआ है, और उसी के कारण से जो खुद अपनी भाषा का सम्मान करता है तो सामने से भी सम्मान मिलता। यूएन ने ट्विटर पर हिंदी को अपनाया और हिंदी में ट्वीट किया
ये ये फर्क होता है एक भाषा प्रेमी, देश प्रेमी में और दूसरी सोच में। अब मैं बताता हूं उस भाषा प्रेमी, देश प्रेमी के कारण से आज क्या अंतर है। यूएन ने 1922 में अपनी भाषाओं में हिंदी भाषा को भी शामिल कर लिया। अब कामकाज और सूचना हिंदी में भी जारी होते हैं। यूएन की वेबसाइट पर अब हिंदी में भी जानकारी दी जाती है। यूनियन की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाते हैं, नियमित रूप से। भारत ने यूएन के अंदर हिंदी में को बढ़ाने के लिए सॉरी, माफ करना, भारत ने हिंदी को बढ़ाने के लिए कई काम किए। भारत ने जो यूएन के अंदर वैश्विक संचार विभाग है उसको प्रोत्साहित करने के लिए बहुत काम किया, और इसके लिए उन्होंने उस विभाग को 10 लाख अमेरिकी डॉलर अनुदान दिया ताकि हिंदी का विस्तार हो, हिंदी को अपनाया जाए। भारत ने हिंदी में @UN जो है वो परियोजना शुरू की है, और यूनेस्को ने भी अब जो है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए पहल की। ये सब एक नई सरकार आने के बाद, एक देश प्रेमी व्यक्ति के सत्ता के शिखर पे बैठने का अंश। लेकिन क्या ये बहुत है? नहीं। अभी भी हम राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए हिंदी को। उसका कारण क्या है? हम चाहते हैं हर चीज सरकार करे। सरकार की भी लिमिटेशंस है, सरकार को भी साथ चाहिए। क्या हम लोग देश प्रेमी नहीं? क्या हम लोग भाषा प्रेमी नहीं? इसलिए आवश्यकता है एक सशक्त जन आंदोलन तैयार करने की। मेरी सभी राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्रभक्त, भाषा प्रेमी, राष्ट्रवादी लोगों से निवेदन है, सभी बहनों भाइयों सभी से निवेदन है कि इकट्ठा होइए, एक जन आंदोलन तैयार कीजिए और इस स्थिति में लाइए कि सरकार मजबूर हो जाए कि राष्ट्रभाषा हमको प्रदान करे, और जो विरोधी हैं वो अड़ंगा अड़ाने की कोशिश ना करे। इतना सशक्त आंदोलन चलाने की आपसे मेरा निवेदन है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आग्रह करता हूं कि अगर मेरी बात पसंद आई है तो आप कृपया इसे लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।